So, hello everyone. If you are new here, so let me introduce myself very quickly. My name is Abdullah Momin. My qualification is MSc B.Ed और इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स के। और यहाँ पे हम आज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो चैप्टर नंबर 14 है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट डे है, ये चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किए, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर का वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स में, all the objects in this universe, they have two natures. उनका जो नेचर होता है, दो नेचर होता है। एक को हम बोलते हैं वेव नेचर और एक को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। अरे वाह, वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तुमको सब समझ में आता है, सब पता है। वेव नेचर को हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन किसके बारे में? रेडिएशन का वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर किसका होता है? मैटर का होता है, राइट। तो दो नेचर है। हमारे चैप्टर का नाम ही है डुअल नेचर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर, मतलब दो नेचर। कौन से दो नेचर की बात कर रहे हैं हम? एक वेव नेचर की और एक पार्टिकल नेचर की। अब वेव नेचर है ऑब्जेक्ट का, कैसे समझ में आएगा? हाँ, डुअल मीन्स टू। वेव नेचर है, ये कैसे समझ में आएगा? तो ऑब्जेक्ट्स के पास वेव की कैरेक्टरिस्टिक होगी। वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर वेव है तो उसकी कुछ वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और वो कुछ वेव्स के जैसा बिहेव करेगा या वेव्स के फेनोमेना शो करेगा। वेव फेनोमेना मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब होता है। ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि ये जो है, ये फेनोमेना कौन शो करता है? वेव शो करती है। वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेव के पास वेवलेंथ होती है, वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। अब यहाँ पे वेव नेचर कौन शो करता है? तो हम बोलते हैं वेव नेचर रेडिएशन शो करते हैं। रेडिएशन मीन्स वेव नेचर। अब उसके बाद पार्टिकल नेचर आ जाते हैं। पार्टिकल के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। पार्टिकल के पास क्या होता है? मास होता है, और अगर वो मूव हो रहा है तो मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक पार्टिकल है, उसका मास है m, वो कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसका मोमेंटम होगा। तो पार्टिकल्स के पास मोमेंटम होता है। अगर वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, राइट। मोशन के पास, मोशन हो रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है या एग्जाम्पल देना है, तो हम बोलते हैं पार्टिकल्स की बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स, और वेव नेचर की बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट। विजिबल लाइट बोल दो ना, क्या बोल देते हैं हम? विजिबल लाइट।
स्पेलिंग रॉन्ग हो गई लाइट की। चलो ठीक है। जो लाइट आ रही है उसको हम बोलेंगे वो कैसा बिहेव कर रही है, वेव के जैसा, तो उसको हम रेडिएशन बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के अराउंड मूव कर रहे हैं, उनके पास मास है, वो मोशन में है, मतलब उनके पास मोमेंटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करने वाला है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के जैसा बिहेव करते हैं। राइट। इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव करते हैं, पार्टिकल के जैसा। और लाइट कैसा बिहेव करती है, वेव के जैसा। लाइट मतलब रेडिएशन, पार्टिकल मतलब मैटर। तो ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन का नेचर होता है वेव नेचर, मैटर का नेचर होता है पार्टिकल नेचर। राइट। अब हमको क्या प्रूफ करना है, डुअल नेचर। किसका डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का दो नेचर है। हमको पता है कि रेडिएशन वेव के जैसा बिहेव करता है, वेव नेचर शो करता है, बट रेडिएशन पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगा। कब पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, जब उसके पास मोमेंटम होगा या काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसे ही मैटर जो पार्टिकल नेचर के होते हैं वो वेव के जैसा भी बिहेव करते हैं। मैटर को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर का, बट ये वेव नेचर भी शो करते हैं। तो मैटर के पास भी दो नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। और रेडिएशन के पास भी दो नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो यही पढ़ने जा रहे हैं हम आज के चैप्टर में। आज का चैप्टर क्या है, डुअल नेचर। दो नेचर होते हैं, किसके, रेडिएशन के। रेडिएशन के दो नेचर है। और किसके दो नेचर होते हैं, मैटर के भी दो नेचर होते हैं। मैटर जिसको हम पार्टिकल के जैसा बिहेव समझते हैं, हम समझते हैं कि पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, बट इट विल बिहेव लाइक अ वेव ऑल्सो। इसके पास पार्टिकल नेचर तो है, ये हमको दिखता है, बट ये वेव के जैसा भी बिहेव करेगा। रेडिएशन को हम वेव नेचर का समझते हैं, बट ये कभी कभी कुछ सिचुएशन में पार्टिकल नेचर भी शो करती है, पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करती है। तो रेडिएशन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये दो नेचर होता है। मैटर का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दो नेचर होता है। तो यही चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रेडिएशन का कौन कौन सा दो नेचर है और वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, मैटर्स का कौन कौन सा दो नेचर है और वो क्यों बिहेव करते हैं। यही से आपका चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। समझे क्या, समझ में आ गया चैप्टर का टाइटल। ओके, डुअल नेचर, दो नेचर किसके, रेडिएशन के दो नेचर। कौन कौन से दो नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ऐसे ही मैटर के भी डुअल नेचर होता है। कौन कौन से दो नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ज्वाइन हो चुके हैं, टीम्स वगैरह भी बन गई है। तो एक क्वेश्चन हो जाए करंट वाले टॉपिक पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो 60 सेकंड मिलेगा आंसर देने के लिए। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, समझना और उसका आंसर देना। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो 76% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। चलो थैंक यू।
ओके, तो आई होप अब तुमको आइडिया हो गई होगी कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी को कुछ आइडिया है व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोलो? एमिशन, किसका एमिशन? डिलीटेड पार्ट। लाइट एमिट्स होती है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस कोलाइड विथ मेटल मेटल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन रेडिएशन ऑफ appropriate frequency incident on a certain metal surface. Electrons, emission of electron from the given metal surface when the wave of appropriate frequency is incident on it. Very good. So when radiation of appropriate frequency incident on a certain metal, emission of electron take place. Emission of electrons take place. This phenomena is called as this phenomena. चलो ये आगे का नहीं लिखते हैं, बस यही दिस phenomena is called as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये समझ में आ रहा है डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? व्हेन रेडिएशन, रेडिएशन मतलब वेव्स, वेव्स है तो उसके पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है मेटल के सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। ये फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? अप्रोप्रिएट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, अलग अलग मेटल सरफेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेज एमिट करते हैं। कोई भी फ्रीक्वेंसी पे एमिशन नहीं होने वाला है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। समझ में आया? हम्म। तो क्या रहेगा? एक मेटल सरफेस है, और अगर मेटल्स है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। कौन से पार्टिकल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है मेटल के सरफेस में? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये मेटल के सरफेस से जम करके बाहर आ जाए। तो ये फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल, मेटल के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट मेटल से बाहर नहीं निकल सकते। मेटल के बाहर निकलने के लिए इनको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो फिर क्या किया? हम एनर्जी वेव्स के फॉर्म में इंसिडेंट कर दिए। हम क्या किए? एनर्जी वेव्स के फॉर्म में इंसिडेंट कर दिए। ये है लाइट या रेडिएशन। ये लाइट जब मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट हुई, वेव है,
मतलब ये एनर्जी रहेगी। तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, ये एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, मेटल के सरफेस से जम कर देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करके जम किए, एमिट हो गए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो ये फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when radiation of appropriate frequency is incident on it। कुछ ही मटेरियल ये फिनोमेना शो करते हैं, वो मटेरियल को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल जिंक क्या करेगा, एमिट करेगा। कैडमियम क्या करेगा, ये फिनोमेना शो करेगा। मैग्नीशियम ये फिनोमेना शो करेगा, मैग्नीशियम। तो ये कुछ मटेरियल जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने वाले हैं जब एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे इंसिडेंट होगी। तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो लाइट आ रही है ना, व्हाट इज लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज लाइट, लाइट कैसे बनी है या लाइट में क्या होता है, बता सकते हो क्या, लाइट में कौन से पार्टिकल्स होते हैं या लाइट कैसे बनी है। फोटोन से, वेरी गुड। एनर्जी पैकेट, वेरी गुड। तो ये एक मेटल का सरफेस है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये लाइट को हम बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट किससे मिलके बनी है, फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है, ये वेव है, राइट। और ये फोटोन की एनर्जी कैसे, फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच is your Planck's constant, nu is the frequency of इंसिडेंट लाइट। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो ये फॉर्मूले से हमको क्लियरली समझ में आता है कि अगर h कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और इक्वल हटाने के बाद मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाता हूँ, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज होने वाली है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए अगर 5 जूल एनर्जी लगती है और मैं इसको दे रहा हूँ 2 जूल एनर्जी, तो ये बाहर आएगा क्या, नहीं। तो यही से हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, यही से वो डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है एप्रोप्रिएट। अगर फ्रीक्वेंसी एप्रोप्रिएट, तो कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी एनर्जी चाहिए, तो मेरे को 5 जूल एनर्जी। तो अगर मेरे को एनर्जी बढ़ाना है तो मैं फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाते जाऊंगा और एक टाइम पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम लिखते हैं 5 जूल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। समझ में आ गया है कि फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है। न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी भी इंक्रीज होगी,
यही से हम बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी रहेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे। गॉट इट? तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। सर आवाज, हाँ हाँ सही है सही है। अभी साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है मेरा? ठीक है। ओके ओके, फाइन फाइन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और रिसेंट डिस्कवरी है। रिसेंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना 20th सेंचुरी में आया है, 100 साल पहले, 100 साल, 125 साल पहले। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको बहुत से साइंटिस्ट ने स्टडी किया। क्या किया? स्टडी किया। और आइंस्टाइन भी इसको स्टडी किया और कुछ थेरीज निकाला, कुछ इक्वेशंस दिया। उसको हम पढ़ने वाले हैं, हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब मिला? जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक इक्वेशन से बता दिया। तो हम बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे। कहाँ पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? मॉडर्न मतलब रिसेंट वाली फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब बहुत पुरानी, क्लासिकल में वो न्यूटन वाला आ जाता है जो मोशन वगैरह के बारे में पढ़ते हो। नहीं, ये नहीं, ये वाली इक्वेशन नहीं पढ़ने वाले हम, कुछ अलग इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। 16th सेंचुरी में न्यूटन ने कुछ लॉज एक्सप्लेन किए थे मोशन से, तो वो पुराना थी, 16th सेंचुरी में थी। आइंस्टाइन 20th सेंचुरी में। तो जो रिसेंट फिजिक्स है वो पढ़ रहे हैं हम अभी, बोलते हैं, राइट। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ टिपिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए जो एक टिपिकल लेबोरेटरी सेटअप होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और पता लगाया जाए कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज करने से क्या होता है, करंट इंक्रीज करने से क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से क्या होता है। तो वो सब क्या किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और कुछ पॉइंट्स जो रिजल्ट आया है वो हम पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले ये जो पढ़ रहे हैं हम, दिस इज द टिपिकल लेबोरेटरी सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये एक बेसिक सेटअप है जो हर एक्सपेरिमेंट में कॉमन था। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये समझ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशंस पढ़ने वाले हैं कि ये एक्सपेरिमेंट पे क्या क्या ऑब्जर्व किए, अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, वो सबको एक साथ लाके हम पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, यही 9 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है चैप्टर में। कुछ 9 ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे हम, और यही पूरा चैप्टर, अगर ये 9 ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, अदरवाइज फिर तुमको नहीं। यही 9 पॉइंट है पूरे चैप्टर में ना, 9 पॉइंट है, वही समझना है हमको। तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल कैसे हुआ, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे। गेटिंग इट? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ?
पहले सेटअप कैसा रहता है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तुमको ग्लास ट्यूब दिख रहा होगा, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर। दिस इज योर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब ये ग्लास ट्यूब कंप्लीटली सील्ड है और इसमें से एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर, दूसरी गैसेस सब निकाल लिए हैं, वैक्यूम क्रिएट कर लिए हैं, अंदर अब कुछ भी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, हाँ ये ग्लास ट्यूब में क्या लगाए है, ये वाला एंड है हमारा कैथोड एंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टर प्लेट। ये वाली प्लेट है एमिटर प्लेट, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सॉरी, एमिटर प्लेट इज योर कैथोड और कलेक्टर प्लेट इज योर एनोड। तो ये एमिट करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे एमिटर प्लेट बोलेंगे। ये कलेक्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन को, यही से इसको हम कलेक्टर प्लेट बोलेंगे। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो है, सील्ड पैक है क्वार्ट्ज से, तो यही से हम इसको क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं। ग्लास के जैसा ही ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से लाइट तो अंदर जाएगी। ये सोर्स है, एस क्या है आपका, सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट क्या होगी, क्वार्ट्ज विंडो से अंदर जाएगी, लाइट अंदर जाएगी, बट दूसरे पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे। और ये जो एमिटर प्लेट है, इट इज कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, लाइक जिंक, कैडमियम, कुछ ऐसा देख रहे थे ना हम। हाँ, तो ये उसको कोट कर दिए है। इट इज मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब यहाँ पे क्या किए हैं देखो, ये जो एमिटर प्लेट है इसको कनेक्ट किए हैं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। ये तुम्हारा जो पार्ट दिख रहा है, जो मैं सर्कल में कर दिया हूं, ये आपका क्या करता है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट मतलब पोटेंशियल डिवाइड करेगा। कौन सी लाइट यूज होगी, लाइट ऐसी यूज करेंगे जो एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की हो। अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है। अल्ट्रावायलेट पे ही एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था वो यूवी पे ही हुआ था। तो यूवी लाइट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, एप्रोप्रिएट। और अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। समझ में आ रही क्या। स्पेक्ट्रम में होता है सबसे ऊपर गैमा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये कुछ अरेंजमेंट करते हैं हम। तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ यही से यहाँ पे हम अल्ट्रावायलेट यूज कर सकते हैं। अब ये एमिटर प्लेट को कैसे कनेक्ट किए हैं, अच्छा यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर भी लगा हुआ है। तो ये क्या है, एमीटर है। एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। ये करंट कब मेजर करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। सपोज ये देखो एमिटर प्लेट है, इस पे हम लाइट इंसिडेंट कर दिए और हम बोल रहे हैं इट इज अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, इट इज द लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है अच्छी खासी ज्यादा, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, एमिट होने लगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन कलेक्ट करेगा, सर्किट में कलेक्टर कलेक्ट करेगा। और वो जब कलेक्टर कलेक्ट करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वो सर्किट में मूव होना स्टार्ट कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में मूव होना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मोशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट ना। तो हम बोलेंगे करंट फ्लो होने लगा, और वो करंट फ्लो हो रहा है
मतलब ये एमीटर कुछ रीडिंग शो करेगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, एमीटर और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से एमीटर और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट सब कर सकते हैं। यहाँ पे कितना वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये वोल्ट मीटर बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो चीज के बीच में है, एक एमीटर और एक कलेक्टर के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, यही से तो इतनी बकवास कर रहे हैं ये डायग्राम को ओपन करके। नहीं इंपॉर्टेंट होता तो अब्दुल्ला सर आते क्या यहाँ पे, आप आते क्या। सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, बीच में ये एक ना कम्यूटेटर लगा है। कम्यूटेटर क्या करता है, पोलैरिटी चेंज कर देता है। हाँ, नोट्स भेजता हूं मैं। कम्यूटेटर क्या करता है, पोलैरिटी चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा, देखो ये वाला जो टर्मिनल है इसको आप एक बार ऊपर कनेक्ट कर दो, ये वाला जो टर्मिनल है इसको भी आप ऊपर कनेक्ट कर दो। तो जब मैं ये वाला ऊपर ले जाके कनेक्ट कर दिया, अब ये यहाँ पे आ गया, ये भी क्या हो गया, ऊपर कनेक्ट हो गया। तो अब पोलैरिटी क्या है कलेक्टर और एमिटर की। तो एमिटर का मैं ट्रेस करता हूँ ब्लू लाइन से, ये एमिटर, ये एमिटर, ये एमिटर। उसके बाद ये नीचे गया एमिटर, यहाँ पे कनेक्शन मिल गया तो फिर नीचे जाएगा यहाँ से ये पॉइंट से। तो हम बोलेंगे एमिटर को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। आवाज सही नहीं आ रही है मेरी। तो हम क्या बोलेंगे कि एमिटर को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, और कलेक्टर को जब मैं ट्रेस करते हुए जाऊंगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट, ये फिर जंप किए हम, आगे गए, ये कलेक्टर कनेक्टेड है तो यहाँ से जाऊंगा नीचे, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो कलेक्टर जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, कलेक्टर is connected with positive terminal of the battery and emitter is connected with negative terminal of the battery। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर पोलैरिटी चेंज करना है, कलेक्टर को मेरे को क्या करना है, निगेटिव करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि कलेक्टर निगेटिव हो जाए और एमिटर पॉजिटिव हो जाए, तो मैं अभी ऊपर कनेक्ट किया था, अब इसको मैं नीचे कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं नीचे कनेक्ट करूंगा तो ये ऊपर वाला कनेक्शन निकाल दिया, नीचे वाला कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एमिटर को बैक ट्रेस करते हुए देखते हैं सर्किट में कहाँ पे जाता है। तो मैं ये एमिटर को ट्रेस कर रहा हूँ, ये कनेक्शन नीचे नहीं है, कनेक्शन तो ये डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कनेक्टेड है, यहाँ से हो गया पॉजिटिव। तो एमिटर अब पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। और ऐसे ही कलेक्टर को आप ट्रेस करते हुए जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कलेक्टर इज कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। पहले वाला रब करके बताओ। चलो, ये डायग्राम दिख रहा है ना, एकदम न्यू डायग्राम आ गया। पहले जब मैं ऊपर कनेक्ट किया था तो कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से था, एमिटर निगेटिव टर्मिनल से था। अब क्या करूंगा, मैं नीचे कनेक्ट कर दूंगा। नीचे मतलब ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर दिया। अब मैं बैक ट्रेस करते हुए जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये जो एमिटर है ये बैटरी के कौन से टर्मिनल, तो एमिटर एमिटर एमिटर, यहां से नीचे आया।
नीचे आया तो मैं ऐसा क्रॉस जाऊंगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, फिर यहां से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये बैटरी का टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। किससे कनेक्टेड है? एमिटर से। अब मैं बोल रहा हूं एमिटर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव। कलेक्टर किससे कनेक्टेड है? तो कलेक्टर के लिए देख लेते हैं। ये है कलेक्टर, ये गया मैं, ये गया, ये यहाँ पे गया, ये जम किया, ये यहाँ पे, ये फिर यहाँ से भी जम कर लिया। और मैं क्या देखा कि वो निगेटिव से कनेक्टेड है। तो अब क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कलेक्टर इज connected with negative terminal of the battery and emitter is connected with positive terminal of the battery। तो जब एमीटर पॉजिटिव से और कलेक्टर निगेटिव से, तो अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव निगेटिव करने के लिए ही हम कम्यूटेटर लगाए हैं। मेरे को एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल करना है तो मैं ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ, मेरे को निगेटिव पोटेंशियल करना है तो मैं नीचे कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव पोटेंशियल, मैं नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ तो निगेटिव पोटेंशियल। तो उसके लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है मेरे को, यही से मैं क्या लगा दिया? कम्यूटेटर का अरेंजमेंट लगा दिया। माइक्रो एमीटर का काम क्या है? टू मेजर द करंट। वोल्ट मीटर क्या करेगा? कितना पोटेंशियल दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। एग्जाम में पूरी बुक दिए रहेगी। एग्जाम में पूरी बुक दिए रहेगी। तुमको बस वो इंग्लिश में रहता है ना, पैसेज सॉल्व किए हो, पैसेज, ऐसा आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख लेते हैं टिक मार्क, तो ऐसे ही कर लोगे। अरे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कैसे दिया रहेगा ये? मोस्ट लाइकली क्वेश्चन के लिए कोई भी यूज कर सकते हो आप। उत्तम भी यूज करते हो, कर सकते हो, नवनीत भी यूज कर सकते हो। 5 मॉडल पेपर है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ो, सब बताया हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले टेक्स्ट बुक यूज करो। देखो मनीषा एकदम सही बोल रही है, मैं भी वही बोलता हूँ। पहले टेक्स्ट बुक, उसके बाद में नवनीत उत्तम सब पढ़ लेना। ये समझ में आया ना एक्सपेरिमेंट? चलो अब हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम, नहीं पता बेटा, मैं मोस्ट लाइकली देखा नहीं हूं। ये वाला उत्तम वाला देखा, उत्तम वाले में नहीं दिया, उत्तम वाला देखा हूं मैं। नवनीत नहीं देखा हूं मैं। उत्तम वाले फ्री में मेरे को बुक दे दिए थे तो मैं पढ़ लिया, देखा अच्छी है। नवनीत वाले फ्री में नहीं दिए मेरे को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट इट बी, नवनीत उत्तम जाने दो। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक इज एवरीथिंग। पीडीएफ नोट्स ग्रुप पे मिलता है, मैं अभी आज पोस्ट करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा। फर्स्ट ये ना तुम्हारा उत्तम नवनीत यही चलते रहेगा और अपना पोर्शन रह जाएगा। तो देखो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। वो एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ लेते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
पहला इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो किसके बारे में है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में है। अब हम यहाँ पे ना दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है इंटेंसिटी। यही दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको आगे के ऑब्जर्वेशंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मैं पहले तुमको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशंस को हम थोड़ा सी आगे पढ़ लेंगे, पहले मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, जो वेव इंसिडेंट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। फॉर्मूला हम देखे हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? व्हाट इज E? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द रिलेशन? एनर्जी से रिलेटेड है, राइट? यहाँ पे देखो जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से फोटोन क्या हुआ? ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब ये लाइट की एनर्जी कितनी है? 2 जूल। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 से 5 हो जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। ये सेंटेंस जो लिख लिया हो ना, ये याद करना है तुमको। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑल्सो इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है, ये चीज याद रखना है। तो फिर इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है? एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। अब इंटेंसिटी इंक्रीज करना है हमको। तो यहां से अभी कितने फोटोन आ रहे हैं? सपोज मैं इंटेंसिटी कम रखा हूं, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। घर में 0 वॉट का बल्ब है क्या? 0 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट, फिर एक फोकस आ जाता है 500 वॉट। तो 0 वॉट के बल्ब में लाइट कम रहेगी या 500 वॉट के बल्ब में लाइट कम रहेगी? 0 वॉट। तो हम बोलेंगे 0 वॉट की इंटेंसिटी सबसे कम है, ये सबसे कम इंटेंसिटी वाली लाइट है। 500 वाली इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, कुछ तो रहता है ना। 0 वॉट मतलब वो एक नाम दे दिए, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं रहता, कुछ तो रहता है, बट सबसे कम रहता है, मिनिमम रहता है, यही से 0 बोल देते हैं। चलो नंबर में हैरान मत, तो चलो 0 हटा के ये ले लो। 0 से कुछ मसला है तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं 60 पे, 100 पे और 500 पे। ये तीनों में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी? 500 वॉट की। समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस,
ब्राइटनेस जब मैं इंक्रीज करता हूं तो 500 वाले में ना 500 फोटॉन्स हो सक फोटोन ना बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों फोटोन होते हैं, मगर यहाँ पे जो नंबर मैं बोलता हूँ वो नंबर आपको कहीं नहीं लिखना है, सब नंबर रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात? वो जो फोटोन आ रहे हैं ना ट्यूबलाइट में से, एन नंबर ऑफ फोटोन, लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं यहाँ पे तुमको समझाने के लिए 5 फोटोन लेता हूँ, अनलिमिटेड। हाँ वेरी गुड। तो मेरा दिया हुआ नंबर नहीं लिखना है। हाँ, मैं बोला इंटेंसिटी पहले E1 थी तो 2 फोटोन आ रहे थे, बाद में इंटेंसिटी E2 किया तो 4 फोटोन आने लगे, फिर बाद में इंटेंसिटी E3 किया तो ये 10 फोटोन आने लगे। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? E1 ज्यादा है, E2 ज्यादा है या E3? 2 फोटोन, 4 फोटोन, 10 फोटोन। E3 की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी, मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता हूं। मैं क्या कांस्टेंट रखता हूं? फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, राइट? तो अगर ये दोनों फोटोन की एनर्जी 2 जूल थी तो ये चारों फोटोन की एनर्जी भी 2 जूल ही होगी। ये 10 में से हर फोटोन की एनर्जी 2 जूल ही होगी। एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? तो कितना फोटोन आ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन, नंबर बढ़ते जा रहा है क्या? नंबर बढ़ते जा रहा है मतलब इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। तो एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट increases, number of photons also increases, but the energy remains unchanged. Getting it? जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, बट एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एनर्जी कब बढ़ेगी? एनर्जी अगर मेरे को इंक्रीज करना है तो मैं क्या इंक्रीज करूंगा या क्या चेंज करूंगा? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर मेरे को फोटोन की एनर्जी चेंज करना है तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा। अगर मेरे को नंबर ऑफ फोटोन चेंज करना है तो मैं इंटेंसिटी चेंज करूंगा। ये याद रहेगा क्या? ये 2 पॉइंट याद रहेगा क्या? चलो वेरी गुड। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। लिख लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लेते चलो। तो अब मैं बात कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बोला ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एनर्जी। फ्रीक्वेंसी मतलब
एनर्जी। अब देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन। जरा बड़ा लिखो सर, बड़ा कितना बड़ा है, बस दिख नहीं रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा छोटा छोटा लिख के, नहीं तो बहुत सारी स्लाइड्स यूज करना पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। मैं इंटेंसिटी रखता हूं E1, दो फोटोन आए, ये दो फोटोन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन्स को ही देंगे। ये फोटोन जब आएंगे ना, तो एक फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो कोलिजन करेगा। फोटोन क्या होते हैं, जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स का क्या होता है, कोलिजन होता है, वो उससे जाके टकरा जाएंगे। और जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाके टकराते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन से जाके टकराते हैं, तो एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, जो भी पहले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, सब की सब एनर्जी उसको दे देगा। अपनी एनर्जी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब हम बोल रहे हैं दिस एनर्जी इज सफिशियंट, एप्रोप्रिएट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो अगर दो फोटोन आ रहे हैं, तो वो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। यस और नो? अगर दो फोटोन आए, थ्रेशोल्ड मतलब कॉर्नर, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कॉर्नर की फ्रीक्वेंसी। अब कॉर्नर मतलब ये बीच वाली कॉर्नर नहीं है, मैं बताता हूँ इसका मतलब, अभी जो समझा रहे हो वो समझो, अपन फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा स्लो जाने वाले हैं। पहला सब बेसिक क्लियर कर दूंगा, उसके बाद नहीं भी पढ़ाया आगे का तो चल जाएगा ना, तुम लोग पढ़ लोगे। देखो, दो फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को। अगर यहां से चार फोटोन रहेंगे, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को एमिट करने वाले हैं, चार इलेक्ट्रॉन को। अगर 10 फोटोन रहेंगे, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, कहां से एमिट हो रहे हैं, एमिटर प्लेट से एमिट हो रहे हैं। ये देखो, यहां से एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, कौन कलेक्ट किया, कलेक्टर। सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगे, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया I1। फिर उसके बाद चार इलेक्ट्रॉन को आप क्या किए, एमिट किए, कितने इलेक्ट्रॉन को, चार इलेक्ट्रॉन। अब ये चार इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, कलेक्टर उनको कलेक्ट किया और सर्किट में वो फ्लो होने लगे। अब चार इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया I2। फिर उसके बाद थर्ड केस में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलेगा वो I3। कौन से करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, I1 की वैल्यू, I2 की या I3 की? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कहाँ पे, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होने वाला है, करंट इंक्रीज होने वाला है क्या? इंटेंसिटी इंक्रीज करते गया मतलब नंबर ऑफ फोटोन, तो क्या होते गए, करंट। तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज मतलब करंट इंक्रीजेस, लिख सकते हो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी को मैं, अब फ्रीक्वेंसी से देखते हैं क्या होता है।
अब मेरे को क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, और ये इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब इस पे 5 जूल की एनर्जी रहेगी। मैं फ्रीक्वेंसी रखा ν1, तो एनर्जी थी E1 और ये एनर्जी थी 3 जूल। मतलब एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, 3 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा क्या। फिर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई 4 जूल। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या। फिर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज हो गई 5 जूल। अब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या। हाँ। फिर 6 जूल किया, अब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या। 7 जूल किया, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या। 8 जूल किया, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या। ये ν4 पे भी हो रहा है, ν5, ν6। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, हम बोल सकते हैं मिनिमम ν3 ही चाहिए। हाँ, मनीषा को क्या डाउट है, क्या हुआ। एनी हेलो सर। डाउट। हाँ हेलो बोलो। सर, आप जैसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे एमिट होने के हाँ। लिए, तो उसे फोटोन को 5 जूल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो हम्म। जाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल मतलब इंक्रीज हाँ, हो गई, तो ओनली तो सिर्फ 5 जूल ही चाहिए इमिशन के लिए, तो फिर जो बाकी की वो जमा उसकी और रखेगा, एनर्जी। बाकी की वो ओके। जमा रखेगा, दूसरे काम में आएगी। वो आगे पढ़ेंगे हम, बाकी की जो एनर्जी रहेगी वो ओके। मोशन वाली है। एक्स्ट्रा ओके बच गया। सर, ये डाउट। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, मिनिमम कितनी चाहिए। मिनिमम ν3 चाहिए। तो यही को हम थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं। देखो ये मैं लिखा फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे है करंट। मैं ν1 रखा, 3 जूल रखा, मतलब 3 जूल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ν1, जो भी एनर्जी है कम है, अभी एमिट नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम थी। फिर मैं और बढ़ाया, 4 जूल कर दिया, अभी भी नहीं हुआ। फिर मैं जैसे ही 5 जूल किया, करंट मिलेगा ना। करंट कब मिलेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। E1 पे इलेक्ट्रॉन, ν1 पे इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हुआ, ν2 पे इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हुआ। इलेक्ट्रॉन कब एमिट हुआ, ν3 पे। फिर ν4 पे भी होगा, ν5 पे भी होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये ν3 से आगे, ν3 के राइट में करंट मिलेगा क्या। ν3 से ज्यादा रहेगी फ्रीक्वेंसी तो करंट मिलेगा, ν3 से कम रहेगी फ्रीक्वेंसी तो करंट नहीं मिलेगा। तो ये कॉर्नर की फ्रीक्वेंसी हो गई क्या, यही बाउंड्री वाली फ्रीक्वेंसी है। इससे ज्यादा पे करंट मिलेगा, इससे कम पे करंट नहीं मिलेगा। यही से ये फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिफाइन कैसे करना है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। लिख लेता हूं मैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to emit the electron from the given surface या given photosensitive surface। समझ में आ रहा है। मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए तुमको इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
चलो आज एक ही ऑब्जर्वेशन हो पाया है, बाकी के ऑब्जर्वेशंस को कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज बहुत जो जो भी पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि अगर आज का समझ में आया है तो कल का भी समझ में आएगा, और कल का समझ में आया तो पूरा चैप्टर समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करते हैं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। अच्छा कल ना, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल आपका है कंपटीशन, विच इज बेस्ड ऑन, तुम टाइम टेबल में देखे रहोगे ना, 1:30 बजे है, 1:30 PM को कंपटीशन है, शायद वेव ऑप्टिक्स पे है, एक बार देख लेना। तो लाइव आ जाओ, खेलते हैं कंपटीशन वेव ऑप्टिक्स पे, कल 1:30 PM। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। और अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो पॉजिटिव फीडबैक दे दो। फीडबैक, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीडबैक देते, जब तुम जैसे एग्जिट करते हो तो पूछता है ना तुमसे, कुछ तो पूछता होगा, हंसता हुआ चेहरा रोता हुआ चेहरा बने रहता है, हाँ तो वो फीडबैक दे देना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ लेंगे। टाटा बाय बाय।